हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों पर चर्चा करने के लिए जानकार लोगों से मिलवाते हैं। इस वक्त जो एक बड़ी खबर इंटरनेशनल लेवल पर पिछले दिनों रही है वो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की चीन की विजिट है, चाइना का दौरा है, जिसमें तकरीबन 20 एग्रीमेंट हुए हैं और एक 25 साल का जो एग्रीमेंट अब से पहले हुआ था उस पर अमल दरामद के लिए एक तरह से तेजी आने के इम्कान है। उसको अमेरिका और दूसरी जो पावर्स हैं उसको एक तरह से अपने लिए खतरा महसूस कर रही हैं, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, ये जो इस किस्म का जो नया सिनेरियो बन रहा है, इत्तेहाद बन रहा है, उससे बहरहाल जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके लिए खतरा है। उस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए शेख मंजूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊं कि एक और इशू है जिस पर आप इसमें बात सुनेंगे, जो इनके राय मिलेगी आपको, वो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का एक दौरा, इंडिया का दौरा नहीं कह सकते बल्कि रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आना था, वो उन्होंने कैंसिल किया है। आखिर क्या कुछ है, इस पर भी हम बात करेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। थैंक यू। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो चीन का दौरा है ईरान के प्रेसिडेंट का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि काफी अहमियत दी जा रही है, माना यह जा रहा है कि शायद ये काफी डायनामिक्स की तब्दीली की तरफ इशारा है। देखिए, ये जो विजिट है इब्राहिम रईसी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशल विजिट है और पहली बार ईरानियन लीडर कोई जो वहां गया है 25 साल के बाद गया है। और हालांकि दोनों रहनुमा जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान ऑन इट्स साइड लाइन्स वो तो मिले थे और उसी वक्त मिस्टर जी ने ईरानियन प्रेसिडेंट को इनवाइट भी किया था। लेकिन वहां जाना इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि ये क्लियर लग रहा है कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स अगेन। एक तरफ अमेरिका और इसके जो है यूरोपियन इत्तेहादी वो पूरी तरीके से सीमेंट हो गए हैं, जो बीच में क्रैक्स आए थे ट्रंप के जमाने में वो खत्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक नए ब्लॉक की सूरत में, पहले वो जो पुराना ब्लॉक था कोल्ड वॉर के दौरान, इट वाज लेड बाय सोवियत यूनियन, लेकिन अब ये साफ क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना इमर्ज हो रहा है। बड़ा पावरफुल कंट्री एंटिटी तो है ही, एक तो इकोनॉमिक तौर पर भी ये हो रहा है और जिस तरीके से इसका इन्फ्लुएंस बहुत सारी कंट्रीज में है, बहुत पावरफुल, उसके साथ अब इत्तेहादी आ रहे हैं, बहुत पावरफुल ब्लॉक के तौर पर इमर्ज हो रहा है। दूसरी बात इस विजिट की ये जो है, दोनों कंट्रीज जो है वो इस वक्त वेस्टर्न का जो है क्रिटिसिज्म और हर तरह का दबाव फेस कर रहे हैं। एक तरफ ईरान पर जो हाल ही में वहां पर प्रोटेस्ट्स हुए, जिसमें ईरान के अथॉरिटीज ने यहां तक कहा कि इसमें इंटरफेरेंस हो रही है, इंटरवेंशन हो रहा है और उनको बढ़ावा देने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इससे पहले अगर आपने देखा, हांगकांग में भी प्रोटेस्ट्स हुए और उसके बाद जो कोविड पर चाइना के खिलाफ बहुत एक हंगामा खड़ा किया गया, उस पर भी ये कोशिश कर रहे थे कि उस पर किसी न किसी तरीके से जो ट्रेड में है उनको जो वेस्ट के साथ चल रहा है उसमें किसी न किसी तरीके से उसमें प्रॉब्लम्स खड़ा गए। हालांकि बहुत सारे चाइनीज कंपनीज को जो उनके जो उस पर बैन भी लगाया गया है, लेकिन चूंकि अब चाइना बहुत बड़ी कंट्री के तौर पर इमर्ज हुआ है, उसके बगैर उनका चारा भी कुछ नहीं है। इसलिए दोनों कंट्रीज को इस वक्त, दोनों कंट्रीज के रहनुमाओं की मुलाकात ये जो है वो बहुत अहम है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी कहा कि मैं ईरान जाऊंगा
उसने जब उसको इनविटेशन, उसने इमिडिएटली हाँ की और कहा मैं जल्द ही वहां जाऊंगा। वो एक मैसेज इसके जरिए कन्वे करना चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड को, आपके सैंक्शन ये जो है इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, चाइना मेजर इंपोर्टर बना है एक तो ऑयल एंड गैस का, और इसके बरक्स जो अगर हम देखेंगे, ईरान भी मैक्सिमम जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के इंपोर्ट कर रहा है वो चाइना से ही। और कुछ साल पहले जो दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है, 25 साल के कोऑपरेशन का एग्रीमेंट किया है, वो इस बात की यानी कि इंडिकेट कर रहा है हाउ थिंग्स आर गोइंग टू इमर्ज इन नियर फ्यूचर। कितनी स्ट्रांग इनके रिलेशंस बन रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी टॉप प्रायोरिटी पर है। दोनों ने, चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये क्लियर किया, जो सैंक्शंस है उनको हटाने की जरूरत है, इसको हटाने, उसने ओपनली उस पर बात की, कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हटाने चाहिए। ये एक बड़ी यानी कि पेशरफ हो रही है। इससे पहले भी अगर आपने देखा है, ईरानियन प्रेसिडेंट रशिया भी गए, रशियन लीडर्स के साथ भी उनके ताल्लुक, इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ईरान भी अब असर्ट करने लगा है। वो सिंपली कन्फाइन अपने आप को वहां नहीं, वो दूसरे मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात तो वैसे अच्छे ही है, इनको मजीद तकवीत दे रहा है ताकि उसको एक तो वो इंटरनेशनल लेवल पर उसका जो ये जो है अकेले न महसूस करे, बल्कि उसके साथ बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी साथ खड़े रहें। अच्छा शेख साहब, आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से देखा है। अमेरिका के और ईरान के दोस्ती के और दुश्मनी के उसूल शायद बहुत ही मुख्तलिफ हैं। अभी जो चाइना में जो बात हुई है उसमें 2-3 चीजें बहुत ही दोनों तरफ से कही गई हैं। एक तो ये कि जी जिनपिंग ने कहा है कि वेस्ट जो है वो अब भी कोल्ड वार वाली जहनियत के साथ जी रहा है, जिससे दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करने की बात जो वेस्ट की तरफ से रही है, पिछले दिनों जो ईरान में बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बारे में भी उन्होंने इशारा दिया कि ये जो गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ जो ईरान की पोजीशन है, हम उनके साथ हैं। ईरान की जो रीजनल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, हम उसका एहतराम करते हैं। ये चीन की तरफ से ये बात कही गई। तो ये अमेरिका और चीन की का क्या मतलब, कितना बुनियादी फर्क क्या है? जब दोस्ती करता है या दुश्मनी करता है, उसूलों में क्या फर्क है? देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि वेस्टर्न ब्लॉक की एक आइडियोलॉजी ये रही है, आइदर माय वे और नो वे, उनकी सबसे बड़ी पता। आप ये देखिए, ये तब्दीली वेस्टर्न वर्ल्ड की टुवर्ड्स ईरान उस वक्त आई जब ईरान में रिजीम चेंज हुई। रिजीम चेंज होने के बाद ही ये ताल्लुकात खराब हुए, वरना शाह के जमाने में दे वर क्लोज एलाइज, और उन्होंने तकरीबन वहां पर सारा उन्हीं का इन्फ्लुएंस है। जब उनको लग रहा है कि वहां एक कंट्री, वहां पर एक नई रिजीम है, वो अपने जो उनके जो है नेशनल इश्यूज है, वो उनके ईरान के इंटरेस्ट के जो इश्यूज है, इसकी पासदारी करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो इसके खिलाफ हो गए और पहले सैंक्शंस लगाए। कई बार ये भी कोशिश की कि ईरानियन रेवोल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया जाए। यहाँ तक जो लेटेस्ट जो प्रोटेस्ट थे वो भी इस सिलसिले में एक कड़ी है, ये इनकी ये। जबकि दूसरी साइड हम देखते हैं, वो चाइना जो इंटरेस्ट बढ़ाता है उसमें वो कमर्स, उसमें सबसे ज्यादा वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। इतना नहीं वो करता है, इंटरनल मैटर्स में इतनी उनकी मुदाखलत नहीं होती है जितने वेस्टर्न वर्ल्ड की होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड का ये है कि
जो प्रेसिडेंट है वो उसी के यानी कि मुवाफिक होना चाहिए, उसी की आइडियोलॉजी का होना चाहिए। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ किसी तरीके से सिर्फ उनका ये है इकोनॉमिक पावर के तौर पर एक्सपैंड हो रहे हैं। वो किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे मनपसंद इंसान को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाओ, जबकि दूसरी जगह इसमें गुंजाइश ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ये हमारा होना चाहिए। उसको अगर ये है वो एक बड़ी बात है। दूसरे वो जो है ना, वो कहते हैं उनका ये वेस्टर्न वर्ल्ड का है, ये अगर उनके पास कोई एनिमी न हो, वो कहते हैं इफ देयर इज नन क्रिएट वन। उनका ये देखा पहले कोल्ड वार, फिर उसके बाद इस्लामिक टेररिज्म जिसे कहते थे उसको शुरू किया। सारे जो उनके जो है गन्स और तोपें जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ गई। उसमें चाहे अफगानिस्तान था, इसमें इराक है, इसमें लीबिया है, सीरिया है, सारे वहां है और अभी तक भी वही चालू है। अब थोड़ा इनको लग रहा है अब चाइना उनको बन रहा है, अब उस पर फोकस कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने जो तबाही इस्लामिक वर्ल्ड में की वो अनप्रेसिडेंटेड है और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, आंसरेबल भी किसी को नहीं है। वो कहते किया तो किया, किससे पूछेंगे? कौन सी यानी कि ऐसी अदालत है, कौन सा ऐसा इदारा है जहां इन पर जो इन्होंने दूसरे कंट्रीज के साथ किया उन पर अकाउंटेबिलिटी रहती है? अभी जो है अच्छा, एक बात जो नतीजे के तौर पे कुछ चीजें नजर आती हैं वो ये कि चीन आमतौर पर जिस मुल्क से भी ताल्लुक रखता है वहां की हुकूमत के साथ ताल्लुक रखता है। अमेरिका हुकूमत के साथ भी ताल्लुक रखना चाहता है और उनके अपोजिशन को भी पालता रहता है ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो हुकूमत गिराने का भी इंतजाम कर दिया जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? एक चीज अमेरिका का क्लियर है, पहले वो देखता है जो भी हुकूमत है या वहां के ये, वो देखता है वेदर इसकी इनक्लिनेशन जो है प्रो वेस्ट है। वो इनका बेसिक क्राइटेरिया यही है। जहां जहां नहीं है वहां वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, उन पर कोई भी उनका कोई असर नहीं है, न कुछ कहते हैं। हाँ, लफ्जी तौर पर कभी गाहे बगाहे उस पर कमेंट करते हैं। अगर आप देखिए जो भी चाइना के एलाइज है, चाहे उसको नॉर्थ कोरिया में कहे, अभी इतना हुआ यानी कि म्यांमार में इतना हुआ, मुसलमानों को तकरीबन 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या को निकाला। 2-4 बार स्टेटमेंट दिया बिगनिंग में, कुछ नहीं, वो मरे हैं, डर रहे हैं, इनको कुछ परवाह नहीं है। लेकिन ऐसी ही अगर कोई बात इनके लोगों के सिर्फ 100 लोगों के साथ होता है या 50 या 60 लोगों के साथ होता है, उस वक्त ये हंगामा ही हंगामा रहता है। ये आपको ये मैं बताऊं, ब्रिटिश का जो ये था प्रिंस हैरी, उसने एडमिट किया मैंने 25 लोगों को मारा ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान अफगानिस्तान में। क्या किया? क्या कौन सी उसके ट्रायल बैठ गई कि ये, और लोग वाहवाही करते हैं कि चूंकि उसने कन्फेस किया। हाँ, ये बिल्कुल दोहरा रवैया है कि हमारा आदमी कहीं भी बेगुनाहों को भी मारे। हमें याद है 2017 की वो वीडियो अफगानिस्तान में जहां डेड बॉडीज पर अमेरिकी फौजियों ने पेशाब किया और उसमें बड़ा अजीब किस्म का। तो ये इंसानों को इंसान की तरह से नहीं देखते और ना ही अपने दोस्तों को ह्यूमन राइट्स वगैरह के मामले में। अरब जो बादशाह आते हैं वो उनके साथ अच्छे दोस्त हैं, वहां कभी डेमोक्रेसी की मांग नहीं करते। अच्छा, मैं ये सब जब भी कोई रूलर जो उनका दोस्त है कहीं ना कहीं उनको ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उस वक्त ये ह्यूमन राइट्स इशू लाते हैं। अभी आपने ये आपको सबों को पता है, इराक वार पर उन्होंने कहा इसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और टॉनी ब्लेयर और बुश समेत सबों ने इसको ये। फिर यही जो वो वजीर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का है वो कहता है मैंने गलत बयानी की और उनकी एक गलत बयानी से लाखों लोग मर गए, एक मुल्क तबाह हो गया।
लेकिन फिर वो दुनिया भर जाता है और लेक्चरें देता है, अमन के बारे में देता है, पीस ट्री, क्या किसकी बात माने, ये इस दुनिया का हाल है। और अच्छा, जी जी, हाँ, मैं ये समझना चाहता हूँ इस ये जो ईरान के विजिट हुई है, चीन और ईरान के नजदीक आने से क्या कुछ बदलेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्या कुछ लगता है? अभी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये वॉच करते हैं कहाँ कहाँ क्या इंटरनेशनल मूव्स हो रहे हैं, वो इस स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अपने आप को इस तरीके से, कैसे इसको, इनको ये पहले ही पता है कि चीन ईरान का इत्तेहादी है, क्योंकि यही नहीं, आज से कुछ साल पहले जो एग्रीमेंट किया है सेवरल $100 बिलियन का जो लॉन्ग टर्म प्लान के, इनको पता है ये वहां पर है। लेकिन इससे उनको यानी कि एक बार फिर ये अलर्ट होते हैं कि अगर ये नया ब्लॉक के तौर पर इमर्ज होगा जिसमें रशिया भी होगा, ईरान भी होगा, या दूसरे चाइना भी होगा और दूसरे कंट्रीज होंगे, ये एक उनको लगता है ये एक पोटेंशियल थ्रेट वेस्टर्न कंट्रीज के लिए है, और इसको कैसे इसके साथ निपटा जाए ये इनके लिए प्रॉब्लम रहती है। लेकिन दूसरी बात ये भी हमें देखना है, वेस्ट वो नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले, उनके माली मुश्किलात शुरू हो रहे हैं। आप अगर देखें हर दिन फ्रांस है, ब्रिटेन है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी को पेंशन का प्रॉब्लम है, रेलवेज वालों एम्प्लॉयज का मसला है, और खासकर यूक्रेन वार ने उनकी जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतने खड़ा किए हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है वो इससे कैसे बाहर निकल आए, और ये वार खत्म होने को ही नहीं लगता है, और न खत्म होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, बार बार इनको देने पड़ते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना पड़ता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़ती है, और ये एग्जॉस्ट कर रहा है जो ये दूसरों के लिए, यानी कि एग्जॉस्ट, अब इनके अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं इससे, ये इनके लिए बड़ा चैलेंज है। अभी अब ये भी आ रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी भी डोल ड्रम्स में है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है, और किसी भी टाइम वो भी कोलैप्स हो सकता है। कई बार वहां भी जो रेट्स बढ़ाए गए, लेकिन ये इनके लिए जो वार्निंग शॉट्स है, वो अपनी ग्लोरी में समझते कुछ नहीं है, दूसरों को वो खाक समझते हैं, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में तबाही है। जी जी, अच्छा, ये जो विजिट हुई है इसके बाद इस किस्म के कुछ तबसरे आ रहे हैं कि इसके बाद भारत क्या कुछ करेगा, भारत के लिए ईरान और चीन का नजदीकी आना क्या मीनिंग है, क्या इसको कोई, क्योंकि भारत के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हैं, उधर ईरान का के चीन से ताल्लुकात बेहतर हैं, चीन का पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ये ऐसी सिचुएशन में भारत के लिए क्या कुछ नया सिनेरियो बन रहा है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था ये चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है, इट इज नॉट, आज से नहीं है, 60s से इसको एक्नॉलेज किया है किसी हद तक यूएस ने भी। अभी भी आज ही एक रिपोर्ट आया यूएस ने कि वो कहता है, यूएस का एक रिपोर्ट है कि वो एक किस्म का जितनी मदद, फाइनेंशियल असिस्टेंस या प्रोजेक्ट्स वहां पर की है, $60 बिलियन के उन्होंने, हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही पर है, लेकिन वो रहा है, उसको एक्नॉलेज किया है। लेकिन हमें दूसरी बात भी ये समझनी चाहिए, ईरान के मामले में चाहे हिंदुस्तान हो या चाइना, दोनों ने विटो किया या एब्सटेन रहे हैं वोटिंग में जब भी इसके खिलाफ हुई। अब अभी ईरान के ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा, भाई ये जो न्यूक्लियर डील की है इसको रिवाइव क्यों नहीं करते, ये भी उनका बड़ा आज आया था, इसको भी करना चाहिए। वो यानी कि उस पर वो हमेशा साथ रहे, इस पर इंडिया भी साथ रहा, और इंडिया के लिए भी ईरान इतना जरूरी है क्योंकि इंडिया, ईरान उनके लिए सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे है जो भी,
और इसी वजह से उनके साथ हमेशा ताल्लुकात अच्छे रखे हैं। अगर आपने देखा, जब यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने पेश किया रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इस वक्त ईरान ही था जिसने पाकिस्तान को परसुएड किया कि इसको यानी कि पेश विड्रा किए। और उस वक्त नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी जी, लेट वाजपेयी जी इंडियन डेलीगेशन का हेड कर रहे थे जेनीवा में, और उसमें सलमान खुर्शीद था, फारूक अब्दुल्ला भी उस डेलीगेशन में थे। अल्टीमेटली इंडिया ईरान के इंटरवेंशन से वो रेजोल्यूशन वापस हुआ और हिंदुस्तान के लिए एक विक्ट्री थी। ये चीजें तो ईरान के उन्होंने हमेशा, ईरान ने भी सपोर्ट किया। यहाँ भी इन्होंने जब भी, चाहे न्यूक्लियर डील पर, चाहे सैंक्शंस पर, यहाँ तक कि वो सैंक्शंस के बावजूद भी वो इंपोर्ट कर रहे थे, ऑयल कर रहे थे, बार्टर सिस्टम के जरिए चल रहा था। लेकिन बाद में वो बहुत कम हो गया है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस के मसाइल आ गए, लेकिन हमेशा इन्होंने रखा है उनके साथ अच्छे तौर। अब ईरान, ऐसे ही आप देखिए चाइना भी कई सालों से ईरान का सपोर्टर है। जब से रेवोल्यूशन आया है तब से ओपनली बन गया है उनका सपोर्टर। और यही नहीं कि ईरान की इतनी इंपॉर्टेंस है रीजन में, एक तो ये सेंट्रल एशियन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है, दूसरा अफगानिस्तान इसका नेबर है, और ईरान का जो रोल रहा है फैसिलिटेटर का है, जो भी डायलॉग रहता है वहां पर के इसका बहुत अहम रोल रहेगा। सेंट्रल एशियन की पीस एंड सिक्योरिटी में इसका बहुत अहम रोल है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें, ईरान अब मिडिल ईस्ट की तरह बढ़ रहा है, वो यहाँ ही कन्फाइन नहीं रहा है। आप देखिए इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यहाँ से यमन में या दूसरी जगहों पर भी इसका अच्छा खासा असर है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसलिए ईरान की एक अपनी इफादियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी डिनाई नहीं कर सकती। जी जी, मैं अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था कि ईरान ने बताया कि उसके जो फौजी इक्विपमेंट है, हथियार, उसके एक्सपोर्ट में 5 गुना इजाफा हुआ है। तो जाहिर है कुछ मुल्क उससे हथियार भी खरीद रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे एक पर्सनल एक्सपोजर था। तेहरान में एक बार फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी बड़े जिम्मेदार आदमी से बात हो रही थी, बहुत पुरानी है, कश्मीर के बारे में, लेकिन ईरान की सोच क्या है वो थोड़ा सा मैं बता दूं अपने दर्शकों को। उनका सोचना यह है कि चूंकि कश्मीर लैंड लॉक्ड है, कहीं समंदर नहीं मिलता, तो इसको हर हालत में किसी ना किसी एक मुल्क पर डिपेंड रहना पड़ेगा, चाहे वो भारत, या अगर अलग भी होता है तो भी, या भारत पर, या पाकिस्तान पर, या चीन पर। तो अगर किसी दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी से उसको अलाइन करना ही पड़ेगा तो फिर ऐसे ही क्या बुरा है। यानी तकरीबन एक सोच है, इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं। अच्छा, मैं अब चलता हूं। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की एक विजिट होने वाली थी दिल्ली की रायसीना डायलॉग में, वो कैंसिल हो गई। क्या कुछ बड़ा सेंसिटिव सा कुछ इशू लग रहा है आपको, क्या लगता है? देखिए, ये जो मसाइल है डायलॉग पर, एक्चुअली क्या है, अगर उनको बुलाया गया था कि वो अपनी जो राय रखे रीजनल इश्यूज पर या इंटरनेशनल इश्यूज पर, ये भी आजकल चर्चे में आ रहा है कि ईरान ने हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन जो है रशिया को सप्लाई किए हैं, या उनको उस पर अगर उसको बातचीत करने के लिए बुलाया है, उस दौरान तो ये जो है, जब बाहर का कोई आता है, हमेशा होस्ट कंट्री ये हमेशा एहतियात बरतती है कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज सामने ना आए जिससे बदमज़गी पैदा हो जाएगी उस मामले पर। शायद कोई ऐसी चीज आई होगी जिसकी वजह से उन्होंने इसको डेफर किया है, लेकिन ये जो है ये छोटी मोटी चीजें हैं, बायलैटरल रिलेशन, ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है कि जिससे ताल्लुकात में किसी किस्म की जो खराबी हो सकता है, आज नहीं तो 1 महीने के बाद ये हो सकेगा, ये
विजिट यानी कि मटेरियलाइज हो जाएगा। ताल्लुकात सिंपली माइनर इश्यूज से डिरेल नहीं होते। उनका विजन जो होता है ब्रॉडर विजन होता है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट होता है। उसमें ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, कभी ईरानियन गवर्नमेंट भी कुछ इश्यूज पर, जैसे आपने पहले कहा है, कभी कभी अपने कमेंट्स करते हैं या यहाँ से भी कोई भी, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें किसी किस्म की दराड़ पैदा हो जाएगी। ये माइनर इश्यूज रहते हैं और डेमोक्रेसी की यही खूबी है कि सोच हर एक को जो है इजाजत देता है कि रिलेशंस के अलावा भी वो कुछ चीजों पर इख्तलाफात भी कर सकते हैं। जी। ये नहीं है कि घर में 5 आदमी होते हैं, 5 के 5 राय होती है। तो ये चीजें इंटरनेशनल इश्यूज पर चल रही है। अभी आप देखें, कभी कभी अगर देखें यूएस या इंडिया भी, जब यूएस ने इंडिया को कई बार कहा कि ईरान या रशिया के बारे में आप अपना स्टैंड ले, तो ईरान ने नहीं, इंडिया ने नहीं माना। इसका मतलब थोड़ी है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन इतने स्ट्रांग और स्टेबल नहीं है। कुछ इश्यूज पर तो रह सकती है वो, यानी कि डिफरेंस रह सकते हैं। जी। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि खबर इस तरह से है कि जो मार्च के शुरू में एक रायसीना डायलॉग होने वाला है ORF की तरफ से, उसमें उसका जो प्रमोशन का वीडियो है, उसमें वीडियो में कुछ सेकंड का वीडियो ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए उसके सिलसिले में कुछ ईरान के प्रेसिडेंट के बैकग्राउंड में दिखाया, इसलिए उन्होंने एक तरह से नाराजगी दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही अहम बातें हुई ईरान और चीन के ताल्लुकात और उस पर क्या असर पड़ेगा दुनिया की सियासत पर, और भारत उसमें किस तरह से एडजस्ट होगा, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की भारत की विजिट क्यों कैंसिल हुई, इस पर भी हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।